नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कल हमने क्लास दी थी ज्योग्राफी की। अब मैं आज बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सिलेबस कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। देखो बच्चों, टाइमिंग की बोल रहे थे दो बच्चे बात। टाइमिंग का मैंने बता दिया, मैं जॉब पे हूं भाई, किसी टाइम आ जाता किसी टाइम नहीं आया जाता, जॉब पे हूं। पर सिलेबस की बोल रहे थे, सिलेबस का पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं। सिलेबस मैंने कितना करा लिया, आपके पास कितनी वीडियो पहुंची, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड मोड में आपको काफी वीडियो दी थी, वो आपके पास पहुंच गई। पहले मैं सिलेबस का बता दूं, और बताया था मैंने जॉब से 1.5 घंटा आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है, और जॉब की टाइमिंग अलग अलग है। सिलेबस सुन लो। पहले तो बताया तो हरियाणा में क्या क्या बचा हुआ है। हरियाणा में केवल दाने समझला जॉर्ज थॉमस से लेकर जॉर्ज थॉमस 1857 की क्रांति और आजादी तक बस हिस्ट्री बची हुई है, हरियाणा की हिस्ट्री। इसके अलावा कोई हो तो मुझे बता देना। हरियाणा की तो हिस्ट्री बची हुई है। ज्योग्राफी में हरियाणा में ज्योग्राफी में बचे नदी, सिंचाई, मिट्टी, नदी, सिंचाई, मिट्टी, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। जलवायु, ये ज्योग्राफी बचा हुआ है। इसके अलावा विकिपीडिया को पूरा पॉइंट देख लेता हूं, सारे के सारे विकिपीडिया को पॉइंट देख लेता हूं। सारे बोल रहा हूं। बच्चे बोले सिलेबस। नाम उपकरण मेले हो चुके हैं, मंदिर, मजार, गुरुद्वारा, वास्तुकला, त्योहार हो चुके हैं, ऐतिहासिक नामकरण हो चुके हैं, प्राचीन इतिहास हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास हो चुका है, अभिलेख हो चुके हैं, गांधी और आधुनिक इतिहास बचा है, हरियाणा का उदय हो चुका है, मुख्यमंत्री सरकार हो चुकी है, प्रशासनिक इकाई, न्यायपालिका, नगरपालिका हो चुकी, पंचायती राज बचा हुआ है, क्योंकि पंचायती राज और जो आपका ग्राम सचिव से रिलेटेड है वो एक टॉपिक में कराऊंगा। हरियाणा की संरचनाएं, जलवायु बची हुई है, नदियां, नहरें बची हुई हैं, खनिज हो चुके हैं, संचार परिवहन हो चुका है, वन हो चुके हैं, फसलें हो चुकी हैं, राष्ट्रीय उद्यान, पशुधन हो चुका है, जनगणना हो चुकी है, औद्योगिक पार्क हो चुके हैं, शिक्षा संस्थान हो चुके हैं, हरियाणा में संचार पत्रिका हो चुकी हैं, स्टेडियम, संग्रहालय, पर्यटन स्थल हो चुके हैं, वेशभूषा, आभूषण, नाट्य यंत्र, सारी चीज हो चुकी हैं। हरियाणा के सांग व फिल्म जगत हो चुके हैं। हरियाणा के खिलाड़ी और वो बच्चे हैं, वो मैं करंट के एस्पेक्ट से कराऊंगा। अब मैं बताता हूं और हमने क्या कर लिया है। और हमने इकोनॉमिक्स के कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स कर ली है, कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे लेट अस सपोज मैं एक टॉपिक में दे दूंगा एक क्वेश्चन। किसका भाई? एक क्वेश्चन दे दिया मैंने प्लानिंग का, तो उस समय जितने भी प्लान थे, प्लान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक में मैंने टॉपिक में क्वेश्चन दे दिया भाई मार्जिनल प्रोडक्ट का, तो उस समय पर जो आपके एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस वैल्यू, जीरो टर्म वैल्यू, सारी वैल्यू वो पॉइंट है वो क्लियर कर दूंगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट है। और जो टॉपिक बचे होंगे क्वेश्चंस के थ्रू करूंगा। ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। ज्योग्राफी में क्या बची है आपकी? वर्ल्ड ज्योग्राफी बची है, और हरियाणा वाली जो मैं आपको करा दूंगा। पॉलिटी जब मैंने कराई थी, कुछ पॉलिटी के टॉपिक साथ में कराए थे। इसके अलावा भी पॉलिटी बचती है, वो पॉलिटी क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री अलग से कराऊंगा। हाँ, अब जो है जैसे ही हरियाणा कंप्लीट हो जाएगी, हरियाणा कंप्लीट 25 कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सिस्टम किस तरह चलेगा वो आज आपको बता देता हूं। पहले तो 1-2 क्लास ज्योग्राफी की दूंगा, 1-2 क्लास पॉलिटी की दूंगा, बड़ी वो देने के बाद फिर मैं बताता हूं किस तरह से अपना सिलेबस चलेगा। ध्यान से समझना उसको। मैं जो है 5 घंटे मिलूंगा तुमसे, 5 घंटे तुमसे डेली मांगूंगा। ये नारा है, तुम मुझे 5 घंटे दो, मैं तुम्हें ग्राम स्ट्यू दूंगा। तुम मुझे 5 घंटे दो, मैं तुम्हें ग्राम स्ट्यू दूंगा। कैसे 5 घंटे? ध्यान से सुनो। 2 पेपर, एक एक्टिव एक पैसिव, 2 पेपर आपको मिलेंगे। 2 पेपर आपको मिले, एक एक्टिव मिलेगा, एक पैसिव मिलेगा, ठीक है। मॉर्निंग में, इवनिंग में 2 पेपर मिल गए। शाम को तो 1-1 घंटा तो इनको लगाने का, 1 घंटा इसको लगाने का, 1 घंटा या तुम 2.5 घंटे लगा लो दोनों को लगाने के। उनके आंसर मत सोचना, क्या आंसर सर्च करो, मत सर्च करियो। 2.5 घंटे केवल लगाइयो। केवल लगाने के बाद 2.5 घंटे, फिर तुम्हारे पास क्या होगा? 2.5 घंटे लगाने के बाद शाम को 2-2.5 घंटे में उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। 2-2.5 घंटे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये बच्चों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में डाल दूंगा आपातकाल डाल लिया, तो आपातकाल का पूरा 10-15 मिनट में सारा आपातकाल क्या कर दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा। जो हमारे बचे हुए टॉपिक है, कंसेप्चुअल तो क्लास ले लूंगा 4-5, उसके बाद बचे हुए जो टॉपिक है वो सारे के सारे क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर दूंगा। उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, डेली का डेली पेपर भी होगा, सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। बस एक क्लास रेगुलर, एक क्लास साइंस की चलेगी।
रेगुलर एक क्लास साइंस की चलेगी। अब आगे हिंदी और वो भी पढ़ाने की बोली थी, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। उस पेपर में जब मैं हिंदी कराऊंगा तो साथ के साथ हिंदी के टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट अस सपोज 4 समास के टाइप होंगे तो वहां पर चारों समास के टाइप एक्सप्लेन कर दूंगा। संधि के टाइप होंगे, संधि एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक और है, कोशिश करूंगा कि कोशिशें कामयाब होती वायदे टूट जाते हैं। इंग्लिश में भी मैं इसी तरह से क्वेश्चन डालूंगा। मैं एक टॉपिक का एक क्वेश्चन डालूंगा ताकि वो टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर जो कोई मान लो संग्रहालय डाल दिया तो भाई 20 पेपरों में एक बार संग्रहालय डाल दिया, एक ही बार में सारे संग्रहालय एक्सप्लेन कर दिए। एक बार स्टेडियम का डाल दिया, भाई पुस्तक ज्यादा है तो पुस्तकों की ज्यादा डाल दिए। एक बार अभिलेख का डाल दिया, एक बार सिक्कों का डाल दिया, तो सारी चीजें एक्सप्लेन होती चली जाएंगी। तो ईच एंड एवरी टॉपिक आपका हो जाएगा। तो वो 2.5 घंटे जो एक्सप्लेनेशन के वो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे और 2.5 घंटे आपके पेपर करने के। एक्टिव पेपर से प्रीवियस ईयर की तैयारी हो जाएगी और पैसिव पेपर से जो नए क्वेश्चन जो आपको आते होंगे वे होंगे। जैसे पप्पा बबनवाती रतवाड़े, अब एक बच्चे ने बोला था पता नहीं वो क्रैश कोर्स से था कहीं से था कि विकिपीडिया में जींद लिख रखा है भैंस का, वो 2017-18 में बनी थी विकिपीडिया। 2019 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अब जींद नहीं है, अब क्या है, इशार है। ये मैंने बताया 5 घंटे का जो शेड्यूल जो करेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन करूंगा। बात समझ में आई? अब बताता हूं, अब दूसरा टॉपिक यहां से तो मैं क्लियर करूं बच्चों। एक रेगुलर जैसे हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी 25-30 नंबर की, फिर साइंस की रेगुलर क्लास चलेगी। हमारे पास 20 दिन होंगे। 20 दिनों में 1.5 घंटा की साइंस चलेगी, 1.5 घंटे की साइंस चलेगी। तो आराम से साइंस में कंप्लीट कर दूंगा लंबी ले लेके साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। क्योंकि फिर जीएस के क्या करेंगे, जीएस के टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू, और साइंस की रेगुलर क्या ले दें, क्लास। अब बात हो रही थी यहां पर आने की, अटेली पर आने की बात हो रही थी। सरिसार ले लो, रोहतक ले लो। देखो बच्चों, मेरा कभी जो बच्चे पहले पढ़े हो ना वो मुझे जानते होंगे, जिस दिन बारिश होती थी या जिस दिन कोई त्योहार होता था उस दिन मैं जरूर क्लास लेता था। उसका रीजन क्या था, उस दिन मेरी क्लासेस कम होती थी और वहां पे आराम से मेरी छुट्टी होती थी। तो जिस दिन बारिश हो, त्योहार हो, जिस दिन मौसम खराब हो, उस दिन मैं क्लास ज्यादा लेता हूं और लंबा खिंचवाता हूं। तो मेरा जो मानना ये है बच्चों, मैं तेज क्यों कराता हूं, क्योंकि तेज टाइम नहीं है। अगर मैं कल वो ज्योग्राफी की क्लास 40 घंटे में कराता, सब उठ कर कहते वाह के मास्टर है भाई, को सुत्ता समझा दिया। परंतु वो देखो ना 40 घंटे में टॉपिक कितने होते, वो टॉपिक मैंने 4 घंटे में करने की कोशिश क्यों की है, क्योंकि जिन बच्चों को आता है उनकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, जिनको ना आता उनको फैक्ट मिल जाएंगे। एक बार वो पीडीएफ देख ले और एक बार उन्हें कर ले तो क्लियर हो जाएगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में भी फोटो को ऑटो करवा दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फोटो खिंचवा दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अटेली में आने का रीजन ये, उस दिन एक 2 बच्चों ने, हमारे पास 4-5 बच्चों फोन भी आए, उन्होंने अच्छी सलाह दी बिल्कुल। हाँ, अटेली में जो बच्चा होगा उसका मैं एक एक्टिव पेपर लूंगा और ये पेपर ये गारंटी देता हूं वो केवल उन्हीं के पास रहेगा जो यहां पर आ रही है। भैया बोले क्यों उन्हीं के पास क्यों रहेगा सर ये आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हो? ये पार्शलिटी नहीं कर रहा भाई, वन हु गेन हु सफर, वन हु गेन हु सफर। अब तुम उसमें क्या फर्क पड़ेगा इस पेपर का, जैसे अब मैंने हरियाणा जीके एडवांस करा दी, एडवांस हरियाणा जीके संडे तक आपके पास सारी वीडियो हो ली, तो एडवांस हरियाणा जीके जो पिछली बार हरियाणा जीके के 22 में से आपके 10 या 12 आए थे, अब 22 में से 22 या 20 आ जाएंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन होगा। और लिख के देता हूं, यहां पर जो आके बच्चों ने पेपर दिया उनके 90 में से 60-65 आ गए, और बाहर जो पेपर देंगे वो पेपर मान लो कभी दूसरे वाला पेपर दे भी दूं, उसमें से 90 में से 75 ले पाऊंगी, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड में देंगे, वो पेपर ऑनलाइन मोड में देंगे जब सब चीटिंग करते हैं अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए। परंतु ये पेपर में केवल अटेली और केवल उन बच्चों का जो यहां पर आएंगे। दूसरी बात, जो अपना टाइम भाई उस दिन का उनका टाइम वेस्ट होगा, उस बात के लिए मैं सॉरी बोलता हूं। मैं क्यों नहीं और कहीं पे जा सकता, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मुझे यहां पर बहुत सारे आपके लिए लेक्चर बनाने पड़ते हैं। जैसे मैं एक दिन घर पे गया हूं, केवल एक दिन घर पे गया हूं अपने रोहतक, और उस दिन भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, 4-5 घंटे आपको क्लास दी ज्योग्राफी की जाके यूट्यूब पे। तो मैं एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बच्चों। सैटरडे संडे मिलते हैं उस दिन ज्यादा लेक्चर, क्योंकि बच्चों जो मैं सिलेबस नया करा रहा है वो खुद भी मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं बचे हुए टाइम में अपना पढ़ता हूं, और तुम्हें पढ़ के जो 20-25 घंटे में पढ़ता हूं उस 20-25 घंटे का निचोड़ काट के तुम्हें 1-1.5-2 घंटे में देता हूं। तो मेरे पास टाइम की कमी है, टाइम की कमी। अगर मैं हिसार आ गया, रोहतक आ गया, तो वो टाइम कहां यूटिलाइज होगा, मेरा टाइम चला जाएगा बहुत। मेरा टाइम जाने से हजारों बच्चों का टाइम जाएगा, तुम्हारा टाइम जाने से एक बच्चे का टाइम जाएगा, इसलिए मैं यहां के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, और यहाँ आने के बाद बच्चों क्या है, जैसे भाई कई बार क्या होता है, पूरा तो पीडीएफ निकल जाती है, कुछ भी निकल जाती है, जिस भी बच्चे की 1 या 2 नंबर से रह रहा है या कोई प्रॉब्लम है उसको वैसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने टेस्ट ले लिया, टेस्ट लेने के बाद उसको जीके अच्छी आती है, उसको बोल दूंगा तू जीके मत पढ़,
अब तू मैथ का ये टॉपिक पढ़, इस टीचर के ये नोट्स निकाल ले, यहां से पढ़, क्योंकि उसका मैथ देख के जब बता पाऊंगा। अगर उसका मैथ अर्थमेटिक ठीक है तो बोलूंगा इस टीचर की क्लास ले, ये वाला पोर्शन कर। अगर उसका एडवांस ठीक है, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम, बोलूंगा मैथ मत पढ़, अब तू इंग्लिश इस तरह से पढ़ ले, क्योंकि फेस टू फेस बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम लूंगा भाई। मोर जो कहता नहीं, हरियाणा के तो भगवान की दया से सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, तो हरियाणा का तो मुझे एक्सपीरियंस फुल है, और किसी चीज का नहीं कहता मैं एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। तो वो जिसने पर्सनल बेनिफिट उठाना हो, फोन आते मेरे पास, सर ये बता दो, सर वो बता दो, भाई मैं एक दिन दे सकता हूं फोनों पर, किसी को 1-1.5 घंटा दूंगा तो कैसे टाइम जाएगा। तो मैंने एक दिन दे दिया भाई, एक दिन दे दिया, संडे वाला दिन। संडे वाला दिन आप सभी का दिन है, संडे वाले दिन आप आना, ठीक है। सभी आराम से 12 बजे तक आ जाओगी भाई, धुंध भी पड़े या कुछ भी पड़े, 12 बजे तक आ जाओगी अपना, जैसे वीडियो खत्म हो। और दूसरी बात, क्या पता उन बच्चों से व्हाट्सएप से भी जुड़ जाऊं भाई, क्योंकि बच्चों सब बच्चों से व्हाट्सएप इसलिए नहीं जुड़ सकता क्योंकि भाई एक बार कोई दूसरा बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है एडमिन के लिए, ठीक है। तो उन बच्चों का ये बात है 12 बजे तक आ जाना। कैसे करना, तुमने वीडियो बनाई, वीडियो के बाद भाई भिवानी से कौन कौन है, भाई रोहतक से कौन कौन है, भाई इसार से कौन कौन है। इसार वाले तो बच्चे काफी मेरे से मिल लिए थे, जिसके पॉइंट बचे हो केवल वो आ जाना। अदरवाइज रोहतक वाले, भिवानी वाले, पलवल वाले टॉपर्स जो हैं उनको तो गारंटी डाला है, टॉपर्स को इनाम भी दूंगा, और भाई क्या पता मन में क्या उनके लिए, वो भी मैं उनको जरूर दूंगा टॉपर्स को। टॉपर्स जो मैंने बताए थे, उसके अलावा जो और बच्चे हैं उनको भी आना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बच्चों उस दिन लिख के। जिस प्रकार मैंने टेस्ट कराया, जब टेस्ट देने के लिए गए तुम्हें पता लग गया ना तुम्हारे कितने नंबर है, तो उसी प्रकार तुम्हें पता लगेगा क्या चीज है, ठीक है। अपना ग्रुप बनाओ भाई, 4-4, 5-5 ग्रुप बना के आओ, ताकि भाई किसी को वो भी ना लगे, आने जाने में कन्विंस रहे, दिक्कत ना है किसी भी चीज की। ग्रुप बना के आओ बच्चों। अब ये किसी ने मैसेज किया सर वहां रख लो, तो बर्दाश्त, कोई मैसेज मत करना, नहीं आना मत आओ बेटा, ठीक है। क्योंकि हर किसी को आप है ना, हर किसी को च्यवनप्राश नहीं खिला सकते। च्यवनप्राश उसी को खिलाया जाएगा जिसके भाई घोड़ों में इसमें भागने की ताकत होगी। घोड़े पर रेस पे पैसा लगाया जा रहा है, गधे पर रेस पे पैसा ही लगाया जा रहा था। मैं नहीं कहता आप घर पे बहुत अच्छा कर रहे होगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे, इस बात को मना नहीं करता मैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होगे बच्चों। फिर मुझे इस चीज के लिए मत बोलना कोई भी, सर वो ग्राम चाहिए के एक्स्ट्रा नोट्स है वो दे दो, सर वो चीज थी वो दे दो, इंग्लिश का बता दो, उसका बता दो। यार इरिटेट होता है बंदा, बार बार फोन करेगा, किसी के रिसीव करेगा, किसी के ना कर पाओगे, किसी के लिए एक के लिए पार्शियलिटी नहीं करना चाहता मैं। तो वो दिन सब के लिए होगा, सब देना। बात समझ में आ गई भाई। अब मैंने जो बताया, अब अपने गिने चुने टॉपिक बचे हैं, उनमें से एक टॉपिक है जॉर्ज थॉमस वाला पोर्शन, वो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बता दिया भाई, जो आएगा वो पाएगा, जो आएगा वो पाएगा। वन हू सफर हु गेन्स ए लॉट, ठीक है। कमेंट पे जरूर जवाब देने बच्चों, बस आज केवल कमेंट, ये कमेंट हो कि बच्चों इतने बच्चे आ रहे, ताकि उनका मैं बोल दूंगा। अब अमित जी हैं यहाँ पर, उनको बोल दूंगा भाई उन बच्चों का एक ग्रुप सा बना लेना, जो बच्चे कमेंट पे यस करें उनका एक ग्रुप बना लें, ताकि उसके बेसिस पता लग जाए मुझे कितने बच्चों का खाने का अरेंजमेंट करना है, कितने बच्चों का क्या करना है। मेरी तरफ से लंच भी होगा बच्चों, यहाँ पर लंच भी होगा, ठीक है। तो जितने बच्चों का कमेंट आए तो ध्यान रखना, जिनको आना वो कमेंट करें, कमेंट में अपना नंबर मेंशन करें। अगर कोई लड़की है तो वो अपना नंबर मेंशन ना करे, वो अपने पेरेंट्स का नंबर मेंशन कर दे, ठीक है। पेरेंट्स का नंबर मेंशन कर दे, हम उससे अपने आप कर लेंगे कांटेक्ट। जितने बच्चों कमेंट करें वो अपना नंबर मेंशन कर देंगे भाई, कमेंट करे अपना नंबर मेंशन करे। स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, गर्ल्स अपना नंबर मेंशन ना करे भाई, कोई भी गर्ल्स अपना नंबर मेंशन नहीं करेगी, वो अपने फादर का नंबर या अपने ब्रदर का नंबर मेंशन कर देगी, ठीक है। उनसे हम पर्सनली कॉल कर लेंगे, ठीक है। ताकि उतने बच्चों के लिए मैं अरेंजमेंट रखूं, नोट्स की फोटोकॉपी भी रखूं, इतने की बनवा के और चीजें भी रखूं, ठीक है। फोटोकॉपी रखूं और खाने के लिए भी अरेंजमेंट रखूं, क्योंकि बच्चा मेरा ये मकसद है, जो ये क्रैश कोर्स वाले बच्चे 250-300 1 रुपया नहीं ले रहा भाई, एक सिंगल रुपया नहीं ले रहा, अपनी जेब से बहुत पैसे लगाए हैं। तो उनका मकसद केवल एक है मेरा, ताकि वे सिलेक्शन हो, उनसे मिलूं और सिलेक्शन के बाद ये दिखाऊं भाई हाँ ये फोटो, ये बच्चे 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, इनके साथ या मेरी फोटो और ये इनके रोल नंबर, जाकर चेक कर लो इनका सिलेक्शन है या नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ बच्चों, जॉर्ज थॉमस भाई, पहले 2 मिनट का सुन। जॉर्ज बताइए ना मैंने भाई, एक वो क्या था, सैनिक था, सैनिक बन के भाई आ गया मद्रास वगैरह में, वहां पर जो आपका समुद्र था वहां पर क्या करने लगा, अटैक करने लग गया, लुटेरा बन गया।
फिर मुगलों की सेना में आ गया, मुगलों की सेना में समरू बेगम का खास बन गया था। तो समरू बेगम के बाद मराठा में आ गया था, मराठों ने जागीर दे दी थी, तो फिर सिखों को हराने लग गया था। बाद में मराठों को उल्टा सीधा बोलने लग गया था। तो मराठे सिख सब के साथ ही क्या होगी लड़ाई, जाटों में राजा जवाहर सिंह के साथ इसकी लड़ाई होगी। परंतु स्टार्टिंग में काम करते करते उसने बहुत बड़ी संगठित चीज कर ली थी, और वो सारा का सारा अपने जारजगढ़, एक तो किला जाजगढ़ में बनाया था और एक आसी में, कहां पर, आसी को अपने क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था। तो बाद में मरे भी कैसे गा, ये सारे जो सिख जाट और जो बच्चों ये सारे जो ये थे मराठे सारे इकट्ठे हो जाएंगे और उसको लड़ाई में हराएंगे। तो लिखो बच्चों, जॉर्ज थॉमस के बारे में लिखना नहीं, विकिपीडिया तो मिल जाए, सुन लो। 1756 में आयरलैंड में जन्म हुआ था भाई, आयरलैंड में जन्म हुआ। हरियाणा में इसको सिक्का ए साहेब और सिक्कटे साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, कोई रोजगार नहीं था। पहले भारत में मद्रास में आया था, पहला क्वेश्चन है जब भारत में कहा आया, मद्रास में आया, वहां पर कोई व्यापार नहीं था, तो लूटपाट करने लगा समुद्री यात्रियों के साथ से, ठीक है। फिर इसके बाद ये हैदराबाद के निजाम के यहाँ सैनिक की नौकरी कर ली। हैदराबाद के निजाम, तो पहले नौकरी किसके पास, हैदराबाद के निजाम के पास, और वहां पे नौकरी करने के बाद फिर क्या हो गया बच्चों, वहां पर तोपची का काम करने लग गया। पहले सैनिक बना, फिर क्या बन गया, तोपची बन गया। ये बहुत ही बहादुर था, तो बहादुर था तो क्या होगा, सबकी हाईलाइट में आएगा। और वहां से आने के बाद ये दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद ये किससे मिला, एक मैंने बताई थी समरू बेगम समरू का कंसेप्ट बताया था ना, कि एक फरजाना नामक की क्या थी, फरजाना नामक की वैश्या थी, और फरजाना नामक की वैश्या से फिर सोमरे से ब्याह हो गया था। सोमरे सरदाना का जागीरदार था। तो ऐसे जो समरू बेगम है उसका खास हो गया था, समरू बेगम की सेना में आ गया था। फिर भांडावास रेवाड़ी में जो शाह आलम था, इसका जो नवाब था, उसने शाह आलम को मारने की क्या कोशिश की, उस युद्ध को बोलते हैं भांडावास का युद्ध। कौन सा युद्ध, भांडावास का युद्ध। उस युद्ध में समरू बेगम और जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम की क्या करी थी, रक्षा करी थी। इससे खुश होकर समरू बेगम ने, उसने शाह आलम ने समरू बेगम को अपनी पुत्री जेबी नुसा का खिताब दिया, तो उसका नाम चेंज कर दिया और पुत्री का नाम क्या रखा, जेबी नुसा, बोल दी तू जेबी नुसा आज से। और जॉर्ज थॉमस भी उसके कुशल सैनिकों में से एक हो गया था बच्चों, ठीक है भाई। तो 1789 में क्या हुआ था, भांडावास का युद्ध। फिर इसके बाद समरू बेगम का और भी खास बन गया, ये समरू बेगम विश्वास पात्र बन गया। विकिपीडिया में वहां पर ना गलती से बच्चों शाह आलम की वो रखी दिखाएगी, पत्नी नहीं थी, शाह आलम की पत्नी नहीं थी समरू बेगम, वो उसके कोई भी रिलेशन नहीं था। उसको बचाने की वजह से वो उसको अपनी पुत्री मानने लग गया था बस, ठीक है भाई। इसके बाद जो भांडावास के युद्ध के बाद उसको क्या मिली, टप्पल की जागीर मिली। कौन सी जागीर, टप्पल की जागीर। तो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस को कौन सी जागीर मिली, टप्पल की जागीर। और कौन से में भाई, भांडावास के युद्ध की वजह से, जिसमें समरू बेगम के यहाँ काम करते हुए उसने शाह आलम की जान बचाई थी। फिर इसके बाद बच्चों, तो पहली रियासत होगी भाई, उसके बाद करते हैं क्या हुआ, फिर मराठे जो थे, मराठे दिल्ली में आ गए थे। तो मराठे दिल्ली में आ गए थे, तो मराठा ने दिल्ली के सुल्तान के साथ संधि कर ली थी। फिर उसने देखा दिल्ली का सुल्तान तो कुछ भी ना है, समरू बेगम भी कुछ ना है, समरू बेगम एक ईसाई के प्यार में पड़ गई थी। तो फिर जॉर्ज थॉमस का उसने साथ छोड़ दिया था। तो फिर ये मराठा के अंदर जा मिला, तो मराठों के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी इसने। फिर मराठों ने इससे खुश होकर मेवात वाला हिस्सा दे दिया। तो टप्पल के बाद कौन सा हिस्सा आ गया इसके पास, मेवात वाला। किसने दिया, मेवात वाला हिस्सा मराठों ने दे दिया भाई। मराठे सूबेदारों ने झज्जर में पटौदी वाले हिस्से भी दे दिए। तो मराठों के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी और बहुत सारी जीतता चला गया। झज्जर पटौदी भी किसने मिल गया, जॉर्ज थॉमस ने मिल गया। मराठे जो हैं सिखों और मराठों की तनी हुई थी, क्योंकि भाई इस तरफ मराठे थे तगड़े भाई। पानीपत की लड़ाई के बाद हालांकि मराठे कमजोर हो गए थे, परंतु फिर भी मराठे स्ट्रॉन्ग तो थे। 1761 मारने के बाद, क्योंकि अहमद अब्दाली तो चला गया था, तो मराठों में, सिखों में, जाटों में वर्षों की लड़ाई चल रही थी। तो सिखों में सहारनपुर यमुनानगर के आसपास जो है सिख साम्राज्य था, अम्बाड़े के आसपास, वहां पर जॉर्ज थॉमस को भेजा। तो जॉर्ज थॉमस ने वहां से सिखों को खदेड़ दिया था। तो इससे खुश होकर रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, सोनीपत वाले इलाके भी किसको मिल गए, जॉर्ज थॉमस को। तो जॉर्ज थॉमस को रोहतक, सोनीपत, भिवानी, तो बहुत सारे इलाके मिल गए किसको भाई, जॉर्ज थॉमस को। इतने मिलाकर, कुल मिलाकर लगभग ये 1200 गांव हो गए, 1200 गांव। तो 1200 गांव का अधिकार किसके पास आ गया, जॉर्ज थॉमस के पास आ गया। तो इसने अपने आप को राजा घोषित किया। क्या घोषित किया, राजा। और कड़े मुख्यालय बनाया आसी में। तो जॉर्ज की कोठी कहां पर बच्चों, आसी।
ठीक है बच्चों। फिर इसने यहाँ पर अपनी टकसाल स्टार्ट की, वहां से सिक्के बनाने स्टार्ट करे, तो प्रॉपर राजा बन गया था यहाँ पर आके। ठीक है, फिर इसके बाद इसके बारे में दो लड़ाइयाँ फेमस है, बेरी की प्रथम लड़ाई और बेरी की सेकंड लड़ाई। बेरी की जो प्रथम लड़ाई है ये जाट राजा जवाहर सिंह के साथ हुई 1794 ईस्वी में। जाट राजा जवाहर सिंह, मैंने कहा था ना जाट सिख सारे अटैक करे हरते। जाट राजा जवाहर सिंह ने काफी एरिया कब्जा लिया था, फिर ये इसको जॉर्ज थॉमस को भी हराना चाहता था। जॉर्ज थॉमस एक मजबूत योद्धा था, उसने बेरी की प्रथम लड़ाई में जाट राजा जवाहर सिंह को हरा दिया। तो बेरी की प्रथम लड़ाई भाई किसके बीच में हुई? जॉर्ज थॉमस और जाट राजा जवाहर सिंह। किसकी जीत हुई? जॉर्ज थॉमस की। फिर जो था बेरी की द्वितीय लड़ाई जो हुई वो 1801 में हुई। इसके पीछे एक कहानी समझाता हूं। बेरी की द्वितीय लड़ाई जहाजगढ़ के पास, जहाजगढ़ के पास बेरी, जहाजगढ़ गांव है बेरी के पास, जहां पर अपना किसका मेला लगता है? पशुओं का मेला लगता है, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। सुनो, क्योंकि सिख जो थे, सिखों का एरिया कब्जा लिया, मराठे जिन्होंने इसको जागीर दी थी, मराठों को भी चैलेंज करने लगे ये। तो मराठा ने सोची सिखा के साथ संबंध बनाई, क्योंकि मराठा की तरफ से था एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सैनिक बोर्गेन सैनिक, वो था सेनापति। ठीक है, और पैरो जो था, पैरो एक फ्रांसीसी बंदा था जो जॉर्ज थॉमस को क्या करना चाहता था? नष्ट करना चाहता था। तो पैरो के साथ जॉर्ज थॉमस की बहुत लड़ाई हुई थी और जॉर्ज थॉमस ने हमेशा उसको हरा दिया था। तो पैरो ने सेनापति बोगेन के हेल्प से, जो मराठों का था, सिखों और मराठों में क्या कराई? संधि कराई कि आपस में तुम लड़ते रही हो, पहले इस जॉर्ज थॉमस को देख लो। तो यहां पर पैरो के साथ मिलके बोगेन ने सिख सेना के साथ मिलके 1801 में जॉर्ज थॉमस के ऊपर क्या कर दी? चढ़ाई। जॉर्ज थॉमस के ऊपर चढ़ाई करी। पहले तो पैरो तो खाली हरा दिया था, पर बोगेन और साथ माने के बाद सिख और जाटों का संयुक्त सेना जो उसके साथ लड़ी 1801 में, बेरी की संयुक्त लड़ाई में, सिख मराठों की लड़ाई में जॉर्ज थॉमस हार गया। जॉर्ज थॉमस को आत्मसमर्पण करना पड़ा और जॉर्ज थॉमस अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। परंतु पैरो और बोगेन इसको कंप्लीटली क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे, ताकि इन फ्यूचर में ये ना उभर सके। तो इसीलिए जब वो झज्जर से भाग के भाई कहाँ चला गया था? पश्चिम बंगाल की तरफ चला गया था। और 23 दिसंबर 1801 में इसकी बंगाल बहरामपुर में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। बंगाल बहरामपुर में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी बच्चों। ठीक है, वो 23 दिसंबर 1801 में मार गया। एग्जैक्ट डेट वो 22 अगस्त 1802, 22 अगस्त 1802, सॉरी 1801 में तो युद्ध आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया 1801 को गलती बता गया था। 1801 में तो आत्मसमर्पण किया और बहरामपुर में 22 अगस्त 1802 को इसकी मृत्यु हुई। तो ये 1200 गांव किसके अधिकार में हो? या भी प्रॉब्लम होगी। सिख बोले मेरे अधिकार में होंगे, मराठे बोले मेरे अधिकार में होंगे। इसी बीच में अंग्रेजों की क्या होगी थी? एंट्री होगी थी। और 1803 में मराठा सरदार महाजी सिंधिया के साथ, दौलतराव सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने सजी अर्जन गांव की संधि कर ली थी। सजी अर्जन गांव की संधि कर ली थी कब? 1803 में। और जो संपूर्ण हरियाणा का क्षेत्र था वो किसके अधिकार में आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये स्टोरी किसकी थी बच्चों? जॉर्ज थॉमस की। क्लियर बच्चों? इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जॉर्ज थॉमस के अन्य युद्ध। ठीक है, एक और पॉइंट आता है, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर सौरग, हरियाणा को धरती पर सौरग कहा गया है। ये कौन से बच्चों? 1328 में। वो संग्रहालय कब का है? 1328 का, जिसमें हरियाणा को धरती पर सौरग कहा गया दिल्ली संग्रहालय के अनुसार। तो जॉर्ज थॉमस के कुछ अन्य युद्धों में, दो तो मैंने बेरी की लड़ाई बता दी, एक मैंने पहले बता दिया था भाड़ावास का युद्ध, भाड़ावास का युद्ध। इसके अलावा एक है नारनौंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? नारनौंद हिसार का युद्ध 1799 में नारनौंद का। सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, नारनौंद समझ लिया करो बस। नारनौंद का ये किसके साथ होया था बच्चों? ये होया था सिखों के साथ होया था, राशि के साथ जॉर्ज थॉमस के बीच। ठीक है बच्चों, 1799 में। तभी तो 1801 में सिख भी किसके साथ हो गए थे? मराठों के साथ हो गए थे। एक होया था इंपोर्टेंट विद्रोह, कानौर का विद्रोह। कानौर रोहतक में बेटा, कानौर का विद्रोह क्या था? कानौर रोहतक में था। यहां पर जो विद्रोह करा, यहाँ लोकल गांव वालों ने करा। जॉर्ज थॉमस ने टैक्स वैक्स ज्यादा लगा दिए थे। तो जॉर्ज थॉमस ने टैक्स वैक्स ज्यादा लगा दिए थे, तो यहाँ के लोकल गांव वालों ने विद्रोह कराया था, कानौर का विद्रोह। ठीक है, तो क्योंकि अंतिम रूप से जीतो जॉर्ज थॉमस की हुई थी, पर जॉर्ज थॉमस बिल्कुल रवा दिया था एक किस्म से, मतलब काफी अच्छी तरह लड़े थे ये। तो कानौर का विद्रोह आज किसके बीच में? लोकल गांव वालों के बीच में, और किसके बीच में? जॉर्ज थॉमस के बीच में।
1796 के अराउंड। सन नहीं आओगा खाली नु बुझेगा, संतों क्या होंगे बेरी के लड़ाई के उसके, इनकी ख्याल ये पूछ रहे युद्ध किसके बीच में हुए, और सन आओगे तो ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा देना 1790 से 1800 के बीच में मिलेंगे। सारे सन याद नहीं आते, अंदाजा लगा कर बता देना। अब मैं बात कर रहा हूं संतलत काल के दौरान युद्ध, मैंने पहले बता दिए थे। 1193 में तो आशी का जाटवा वाला बता दिया था। 1192 में जब मोहम्मद गोरी की द्वितीय लड़ाई हुई थी, उसके बाद जाता जाता वो आशी के जाटवा मलिक के साथ लड़ाई करी थी और आशी का जाटवा मलिक हार गया था। ठीक है, ये मैंने बता दिया था पॉइंट आपको। ठीक है, इसके अलावा जो और युद्ध हुए, जनता का विद्रोह मैंने बता दिया था। जनता का विद्रोह किसके समय हुआ था? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद हुआ था। जनता के दो विद्रोह हुए हैं। एक तो जनता का विद्रोह हुआ बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, किसको भाई, जो ये इल्तुतमिश था इसके खिलाफ अराजकता फैली थी। ठीक है, और जब इल्तुतमिश मरा था तो उसकी बेटी को क्या बनाने के लिए, सम्राज्ञी बनाने के लिए विद्रोह हुए थे। कैथल के विद्रोह मैंने बता दिए थे बच्चों। कैथल का विद्रोह किसके बीच में? रजिया बेगम और उसके भाई के बीच में, जिसमें रजिया बेगम की मृत्यु हुई थी। और कैथल का दूसरा विद्रोह इंपॉर्टेंट है, मोहन सिंह मंडार। कौन सा? मोहन सिंह मंडार, जो किसके खिलाफ लड़ा था? बाबर के खिलाफ। बाबर ने वहां पर शवों की मीनार लगा दी थी। किसकी मीनार? शवों की। मोहन सिंह मंडार राजपूत, कैथल का, बहुत इंपॉर्टेंट। बलबन के समय मेवातियों के विद्रोह हुए थे, मैंने वहां पर ही पढ़ा दिया था। बलबन जब पढ़ाया तो मेवातियों के सेकंड विद्रोह में कौन था? मेवातियों का नायक मलका। मेवातियों का नायक कौन था? मलका। ये मैंने सारे आपको बता दिए पहले विद्रोह, सारे विकिपीडिया में लिख भी रखे हैं, आराम से इसको पढ़ देना। अब मैं बात करता हूं, मुगल जब खत्म हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होने वाला था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी हरियाणा में विद्रोह हुए थे। मैं उन विद्रोह की बात करता हूं जो लगभग 1857 से पहले के विद्रोह। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा में विद्रोह केवल 1857 में हुआ है? क्या इससे पहले कोई विद्रोह नहीं हुआ? तो बच्चों ये डेट वाइज भी पूछ सकते हैं या 1857 से पहले के विद्रोह पूछ सकते हैं। तो वो विद्रोह बता रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो यहाँ की छोटी रियासतें थी उन्होंने जो विद्रोह किए थे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो विद्रोह है वो तुम पढ़ो बच्चों, रानिया का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रानिया का विद्रोह। रानिया क्या थी बच्चों? वर्तमान में तो रानिया सिरसा में है, उस समय हिसार की एक छोटी सी क्या थी? रियासत थी। कौन सी बच्चों? रानिया। उसमें जो मैंने बताया, जब अहमद शाह अब्दाली लूट के चला गया था, अहमद शाह अब्दाली जब लूट के चला गया था तो किसको छोड़ गया था? नजीबुद्दौला को छोड़ गया था। नजीबुद्दौला को, नजीबुद्दौला के ऊपर सब अटैक कर रहे थे, जाट भी कर रहे थे, सिख भी कर रहे थे, मराठे भी कर रहे थे। तो नजीबुद्दौला ने सोचा मैं तो लड़ाइयों में घुल जाऊंगा, क्यों न अपने बेटे को, कौन था? जाबित खां। कौन था बच्चों? उसको उसने हिसार का फौजदार बना दिया था। हिसार का फौजदार बना दिया था। तो बाद में हिसार में से मेन कौन सी? वो रानिया नामक रियासत में रहने लग गया था। कौन? जाबित खां। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग में तो एक बार तो इनके साथ, अंग्रेजों के साथ, जब अंग्रेज बोले भाई तू हमारी हुकूमत अपना, तो स्टार्टिंग में तो 1810 में उसने मना किया, परंतु 1818 में तो उसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ ली थी। तो दो बार विद्रोह करे रानिया वाले ने, रानिया के जाबित खान, एक तो 1810 में, एक 1818 में। एग्जाम में जो पूछा गया 1818 में पूछा गया। तो हिसार के जाबित खान ने कब अंग्रेजों के साथ विद्रोह किए? 1818 में। ठीक है बच्चों, 1818 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। रानिया रियासत का कौन था? जाबित खां। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, क्योंकि ये बोलते थे, ये मोस्टली विद्रोह किस लिए होंगे? अधीनता स्वीकार करने के लिए। दो टाइप के विद्रोह होंगे, एक तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, या वो राजा मर जाएगा। राजा मर जाएगा तो अंग्रेज क्या है? कठपुतली राजा को बिठाना चाहोगे, कठपुतली रानी को बिठाना चाहोगे, तो लायक राजा का भाई होगा या लायक राजा का कोई भतीजा होगा, तो वो संतलत के खिलाफ क्या कर देगा? विद्रोह। और अंग्रेज उसमें के देंगे, उनके अपोजिट में के देंगे साथ। ठीक है, अब दूसरा विद्रोह छछरौली का विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। छछरौली का है, जिसको हरियाणा की चेरापूंजी बोलते हैं, छछरौली यमुनानगर में है। छछरौली का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में बात करते हैं। इसमें बुंगेल सिंह राजा था। कौन राजा था? बुंगेल सिंह। बुंगेल सिंह की क्या होगी? मृत्यु होगी। बुंगेल सिंह की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी रामकौर, कौन सी पत्नी? मरा कौन? बुंगेल सिंह। बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद उसकी रामकौर जो पत्नी थी वो क्या करने लगी भाई? राजपाट संभालने लगी। परंतु उसका जो भाई था जोध सिंह, कौन? वो लायक था तो उसने ये बात हजम नहीं हुई। परंतु अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे? रामकौर को क्या दे रहे? सपोर्ट दे रहे, ताकि एक बार रामकौर ने बना देंगे, आराम से बाद में क्या कर लेंगे? कब्जा लेंगे। तो फिर बच्चों 1818 में ही जोध सिंह ने, किसने?
रियासत के खिलाफ विद्रोह किया। किसके खिलाफ? रामकौर के खिलाफ। किसके खिलाफ? ठीक है, तो याद पेपर में आ जाता बच्चों, छछरौली से कौन सी महिला थी? रामकौर। छछरौली कौन सी मिला? किसके मरने के बाद? बुंगेल सिंह के मरने के बाद। 1818 में विद्रोही कौन था? जोध सिंह, जिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। रियलिटी में तो अपनी भाभी के खिलाफ कराया, की खिलाफ कराया, परंतु भाभी का साथ कौन दे रहे थे? अंग्रेज। ठीक है, लाडवा का विद्रोह। लाडवा के विद्रोह भी 2 बार हुए हैं बच्चों। लाडवा के विद्रोह भी 2 बार हुए हैं। लाडवा का जो पहला विद्रोह हुआ वो 1805 में हुआ है। कब हुआ पहला विद्रोह? 1805 में। उस समय कौन था? गुरदीत सिंह। कौन था 1805 में? गुरदीत सिंह बच्चों। स्थानीय लोगों और थानेश्वर, स्थानीय लोगों के बीच में हुआ था विद्रोह। किसके बीच में? स्थानीय लोगों। ये अंग्रेजों के बीच में नहीं था, स्थानीय लोगों के बीच में। पेपर में आ जाए स्थानीय लोगों के साथ लाडवा का विद्रोह, वो किसके समय हुआ? गुरदीत सिंह के। परंतु अंग्रेजों के साथ जो विद्रोह हुआ वो 1845 में हुआ था। ये 1805 में तो स्थानीय लोगों के साथ हुआ था, स्थानीय लोगों के साथ। किसका? गुरदीत सिंह का। 1845 में जो विद्रोह हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। किसने कराया था? अजीत सिंह ने। क्यों कराया समझाता हूं। जो ये अजीत सिंह था, 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी पंजाब वाले की। ये अजीत सिंह उसका खास था, रणजीत सिंह का। और अंग्रेजों ने कभी रणजीत सिंह के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी। उनके साथ शत्रुघ्न नदी का समझौता हो गया था कि पहली तरफ तू रहे, इस तरफ हम रवांगे। जैसे रणजीत सिंह मरा तो इसके जो खास थे, जो कर रणजीत सिंह के खास 2 थे, एक तो अजीत सिंह लाडवा कुरुक्षेत्र वाला था, एक जो है जींद वाले थे। जींद वाला गेला उसकी रिश्तेदारी थी। जींद वाला ने तो अंग्रेजा गेला हाथ मिला लिया। मैं बताऊं भी तुम्हें 1857 की क्रांति में राजा स्वरूप सिंह जो जींद के थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। परंतु कुछ स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन स्वाभिमानी व्यक्तियों में कौन था? अजीत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं माना, तो इसीलिए उसके साथ क्या हुई? लड़ाई हुई। इसकी इतनी लड़ाई हुई थी, इसको भाई इलाहाबाद कारावास में डाल दिया था। पेपर में आ जाए किस महाराजा को अंग्रेजों ने इलाहाबाद कारावास में डाल दिया? अजीत सिंह को। किसको? अजीत सिंह। लिख लो, पॉइंट विकिपीडिया में नहीं है, इलाहाबाद कारावास में डाल दिया था। और दूसरा पॉइंट बोलूं, किस राजा को अंग्रेजों ने नोटोरियस चीफ कहा है? नोटोरियस चीफ। नोटोरियस चीफ। नोटोरियस चीफ किस राजा को कहा है? अजीत सिंह को कहा है अंग्रेजों ने। तो 2 पॉइंट आ जाए, नोटोरियस चीफ कहा है और इलाहाबाद के कारावास में डाल दिया। किसका करीबी था ये? रणजीत सिंह का करीबी था। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज इनके खिलाफ हो गए थे। जो अंग्रेजों का साथ दे दिया वे ठीक, जो ना दिए वे खराब। ठीक है, अंग्रेजों के समय रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत, हिसार, इनके कृषकों ने भी विद्रोह कराया था। इनके कृषकों ने क्या विद्रोह कराया था? ये कह रहे थे कि ब्रह्मा का युद्ध हो गया, ब्रह्मा का युद्ध। ब्रह्मा के युद्ध में अंग्रेज हार गए। क्या हार गए? इनका फायदा ठाठा गई। यहाँ के लोगों ने जो भी उनके मुख्यालय थे सब कुछ लूट गए, मार गए उनको। फिर बाद में पता लगा अंग्रेज तो ब्रह्मा का युद्ध जीत गए। फिर मुश्किल से काबू पाया था। जिस प्रकार जाट आरक्षण नहीं हुआ, जिस प्रकार अपने यहाँ किसान आंदोलन नहीं हो रहे बहुत सारे, तो अपने यहाँ के आदमी जो जज्बे वाले हैं जब एकदम से काबू ना होते, तो ऐसा ही विद्रोह हुआ था, कृषकों का विद्रोह। और ऊपर से जाट राजा सूरजमल ने भी उनको क्या कर दिया था? सपोर्ट कर दिया था। तो अंग्रेजों के टाइम पे कृषक विद्रोह भी हुआ था। ठीक है बच्चों, जींद विद्रोह। देखो जींद में भी ये नहीं था कि सारे खराब थे, जींद में भी कुछ स्वाभिमानी व्यक्ति थे, परंतु उनकी आवाज किसने दबा दी? अंग्रेजों ने। सुनो क्या हुआ जींद में। जींद में के राजा थे 1813 में भाग सिंह राजा थे 1813 में, जींद के भाग सिंह। इनका लकवा लग गया। लकवा लागते मेन राजा थे तो प्रॉब्लम होंगे। तो भाई प्रताप सिंह को कार्यकारी शासक बनाया गया। प्रताप सिंह को क्या बनाया गया? कार्यकारी शासक बनाया गया। परंतु इसकी जो रानी थी सुहाद्री, उसने यह बात हजर ना हुई, उसने अंग्रेजा का साथ ले लिया। तो रानिया ने भी अपने यहाँ बहुत खराब काम कराया है। इन्हें किसका साथ ले लिया? अंग्रेजा का साथ लेके प्रताप सिंह के खिलाफ क्या कर दी भाई? लड़ाई कर दी। प्रताप सिंह का जो है, प्रताप सिंह को बुरी तरह से हार गया था, इसलिए रानी सुहाद्री आगे चली। फिर रानी सुहाद्रियों के वंशजों में कौन हुआ? स्वरूप सिंह। कौन हुआ? तो जैसी कायर रानी थी उसी हिसाब से क्या होगा भाई? अगला राजा भी होगा। तो प्रताप सिंह रहता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है बच्चों। और जींद का किला किसने बनवाया है? जींद का किला इनने नहीं बनवाया। जींद का किला इनके ऊपर वाले वंशज थे, गजपत सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था? गजपत सिंह। उनमें भाग सिंह और प्रताप सिंह का लेना देना नहीं था। ठीक है बच्चों, एक और विद्रोह हुआ था, बलावली का विद्रोह। बलावली यो भी विद्रोह जींद में था। बलावली का विद्रोह भी कहां पर था? जींद में।
जो ये प्रताप सिंह था ना, इसी का सहायता करी थी गुलाब सिंह ने। तो दो हो गए विद्रोही, एक तो गुलाब सिंह उन्हें बलावली में करी और एक प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह का साथ किसने दिया था? गुलाब सिंह ने। तो बलावली एक छोटी सी जगह थी कहां पर? जींद में, वहां पर भी अच्छा विद्रोह हुआ था। तो प्रताप सिंह का साथ किसने दिया था उसमें? गुलाब सिंह। तो बलावली जींद विद्रोह आ जाए तो विद्रोही नेता कौन होगा? गुलाब सिंह। और जींद आ जाए तो प्रताप सिंह। क्यों होया प्रताप सिंह? भाग सिंह की मृत्यु होगी, रानी सुहाद्री नया बात हजम नहीं हुई कि प्रताप सिंह चला होगा, उसने अंग्रेज जगह के ले लिया, साथ ले लिया। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। जो लोहारू रियासत थी ना, लोहारू, उसमें जो नवाब था वो अंग्रेजा का खास पिट्ठू था। लोहारू में इसलिए 4-5 विद्रोह होंगे। कहां पर? लोहारू जो भिवानी में है, उसका जो नवाब था वो अंग्रेजा खास पिट्ठू था। तो वहां पर क्या होंगे? 4-5 विद्रोह होंगे भाई, और वे सारे विद्रोह खतरनाक होंगे। ठीक है, वहां पर जितने विद्रोह होंगे वो शोराण जाति के जाट करेंगे। शोराण जाति के जाट, वहां पर शोराण गोत है, सहरावत और शोराण दो गोत है लोहारू के आसपास। तो इससे पहले खुडाना गांव दादरी में विद्रोह हुआ था। खुडाना गांव दादरी के पास विद्रोह हुआ था बच्चों। इसमें क्या था? वहां का निजाम भी खतरनाक था। वहां का एक थानेदार था बंसीधर, क्या था वो? लोगा ने पकड़ लिया भाई, लोगा ने पकड़ लिया तो थानेदार को मार दिया था। तो बस खाली ये ध्यान रहा, खुडाना वो थानेदार मार दिया था, फिर नवाब ने मुश्किल था छुड़वाना पड़ा था। नवाब को भी मारने की क्या कर रहे थे? स्कीम कर रहे थे। खुडाना गांव दादरी का, तो नवाब के खिलाफ। तो नवाब की हेल्प किसने करी? अंग्रेजा ने। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के पूरे चांस है अगर अच्छा एग्जामिनर होगा। तो बुरा निगाहिया का विद्रोह, ये इसमें बहुत अच्छी स्टोरी भी बच्चों। ये लजवाड़ा में है। लजवाड़ा में क्या होता था बच्चों? सुनो, अंग्रेजा ने एक पद बना रखा था जेलदार। जेलदार क्या करता था? नंबरदारों से पैसे लेता था, उगाई करता था, सरकार को देता था। तो 2 नंबरदार थे, भूरा और निगाहिया। दोनों की आपस में दुश्मनी थी। अकाल पड़ गया 1877 में। अकाल पड़ गया तो लोगों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्रोह। तो पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो इन्होंने नंबरदारों ने कहा भाई सरकार को जाके पैसे नहीं है, हम कैसे पैसे देंगे? सरकार बोली, सरकार में पटवारी और तहसीलदार आए, वो बोले अगर आ जाओगे तो ठीक से, ना तो अपनी छोरी और बहन बेटी बेच के पैसे दो, हमने तो पैसे देने पड़ेंगे। भाई ये उड़े घूट पी गए भाई गुस्से का, कितनी बड़ी बात कह गए। गांव के 2 मेन चौधरी आदमी थे ये, भूरा और निगाहिया। लजवाड़ा गांव जींद में जुलाने के पास। तो फिर क्या होगा? वहां घूट पी गए। घूट पीटने के बाद ये दोनों आपस में बोलिया नहीं करते, 2 अलग अलग गुट के बंदे थे। तो इन दोनों ने सोचा, आराम से बैठ के बात करने लगे, भाई अपनी लड़ाई बाद में, पहले इनने देखा है तहसीलदार ने। तो दोनों गली में जलने लगे। तो लोगों ने सोचा भाई आज दोनों जने इकट्ठे हो रहे हैं, बात के है। तो पूरे गांव की पंचायत करी और बोले तहसीलदार को मारेंगे। तहसीलदार जब पैसे लेने के लिए आओगा, तो तहसीलदार आया। तहसीलदार जब आया तो इस गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, दुर्गा मांझा की आज भी अपने यहाँ पर लोक कविताएं गाई जाती है दुर्गा मांझा बंदे ने, बड़ी उम्र का बंदा था, उसने तहसीलदार की गर्दन काट दी और पटवारी वहां से भाग गया था। तो वहां पर पूरा सिस्टम आया। पूरा सिस्टम आने के बाद सारे अंग्रेजों की टुकड़ियों को मार दिया। अंग्रेजों टुकड़ियों के मारने के बाद हर कोई व्यक्ति एक घर से जाने लगा भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो एक ब्राह्मण परिवार से गई थी, तो एक बंदी थी, उसके माँ बाप को मार दिया। तो एक लड़की थी 16 साल की, भोली, उस भोली ने उस लड़ाई में 16 अंग्रेजों को काट दिया। तो अभी भी ये कहावत है, ढेर बाजरा जोड़ी में 16 काटे भोली ने। हरियाणा में, जींद में कहावत है, ढेर बाजरा जोड़ी में 16 काटी भोली ने। तो भोली इन्होंने अंग्रेजों को काटा था। भोली कहां से भाई? लजवाड़ा से। बुरा निगाहिया का विद्रोह, इस विद्रोह से अंग्रेज आतंकित हो गए थे। और इस विद्रोह के बाद कभी भी जाट लैंड में अंग्रेजों ने मनचाही कर नहीं लगाई। तो अपने जो जाट लैंड थी भाई हरियाणा में, हिसार, रोहतक, सोनीपत, इनमें अंग्रेजों ने कर लगाने बंद कर दिए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत कम कर लगाया थे। 1877 में अकाल, बुरा निगाहिया का विद्रोह। अकाल 2 पड़े थे बच्चों, एक तो 1833-34 में अकाल पड़ा था और एक 1877 में अकाल पड़ा था। 1877 वाले को चौतसिया अकाल बोलते हैं, चौतीसा अकाल। 1833-34 वाले को नाबिया अकाल बोलते हैं, नाबिया अकाल। ये भी क्वेश्चन आ जाए ना भी, क्योंकि ये क्वेश्चन अकाल से रिलेटेड था, टैक्स देने से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा मांझा भोड़ी, ढेर बाजरा जोड़ी में 16 काटे भोड़ी ने। ठीक है,
1877 हो गया भाई। अकाल 1877 के अकाल को 34 अकाल कहते, 33-34 को नाभिया अकाल कहते हैं। कर दो भाई रब, ये कुछ मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट विद्रोह बता दिए थे। अब मैं बात करता हूं बच्चों, लो आरू का बताया था। लो आरू में कभी भी आ जाए तो लो आरू में बच्चों मांडोली मांडोली गांव था वहां पर लो आरू में, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये मांडोली अब दादरी में पड़ता है। कहां पड़ता है मांडोली? अब ये दादरी में। इसमें कभी भी लो आरू से रिगार्डिंग नेता आ जा तो दिलसुख शोराण, एक तो नेता कौन होगा? दिलसुख शोराण। पेपर में आ जाए, देखो पूरी स्टोरी सुनोगे तो गलत, पूरा लंबे 5-7 विद्रोह हुए थे तो ना काम आओ। दिलसुख शोराण, दिलसुख शोराण, बदराम शोराण, ये नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, भूमिगत भी हो गए थे। दिलसुख शोराण, बदराम शोराण, दिलसुख शोराण, बदराम शोराण। और इतना तगड़ा वो कराया था इन्होंने, पूरे गांव को आजाद कर दिया था, अपनी सरकार भी बना दी थी। गांव का नाम मांडोली से बदलकर फतेहपुरी कर दिया था, मांडोली गांव से बदलकर फतेहपुरी कर दिया था। पूरी अपनी सरकार भी बना दी थी, अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाए थे। लो आरू के विद्रोह, लो आरू के जो नवाब था वो अमीनुद्दीन था, अमीनुद्दीन, तो उसके खिलाफ पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी दिलसुख शोराण और बदराम शोराण ने, दिलसुख शोराण और बदराम शोराण, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं बताता हूँ क्रांति, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को 2-3 पॉइंटों के हिसाब से पढ़ेंगे। एक तो पॉइंट ये पढ़ेंगे